सुनिए भाई, कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे ये भी पता नहीं अभी तक आपको, कि नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों हमने ऐड कर दिए हैं टेस्ट में। तो टेस्ट जो होगी वो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन से होगी। हाँ, बाकी एसिटाइल की बात होगी तो मैं कुछ सपोर्ट एंड मूवमेंट के कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दूं। रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट एमसीक्यूज नहीं होंगे टेस्ट में। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को अच्छे से पढ़ें, 2 चैप्टर। हाँ भाई, कल हमने पढ़ा था कि एक लेयर होती है एक लेयर होती है सेल्स की टेस्टिस के अंदर, जिसको हम कहते हैं कौन से सेल? जर्म सेल। जर्म सेल ये 2n होंगे या n होंगे? ये 2n होंगे, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46 डिप्लॉयड। तो अब स्पर्म की प्रोडक्शन करने के लिए ये काम करेंगे। तो ये सेक्स सेल है या जर्म सेल है, ये कौन सी जगह पर प्रेजेंट है? जगह कौन सी पर प्रेजेंट है? कौन से ट्यूब्यूल्स पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। इनसे स्पर्म बनेगी, इनसे स्पर्म बनेगी। इनका नंबर जो है सेल्स का ये फिक्स है, मगर जितने ये हैं उससे ज्यादा स्पर्म बनाते हैं और खत्म भी नहीं होते। इनका नंबर रिमेन सेम रहता है थ्रू आउट द लाइफ। स्पर्म भी बनाते हैं, नंबर भी कम नहीं होता। बड़ी बात है ना? तो ये बड़ी बात कैसे है सुने। ये हार्मोन आएंगे, इन पर काम करेंगे, इनको कहेंगे ग्रोथ करो भाई, स्पर्म बनानी है आपने। तो ये एक सेल में से 2 सेल बनेंगे, एक सेल में से 2 सेल बनेंगे, एक सेल में से 2 सेल बनेंगे, और जो 2 सेल बने वो फिर डिवीजन करेंगे तो एक मास बन जाएगा। इधर सेल्स का मास बन जाएगा, इधर बहुत सारे सेल बन जाएंगे। इन सारे सेल्स को कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्म सेल से बनी है, वो डिवीजन से हुई है। कौन सी डिवीजन से बनी है? माइटोसिस। तो इधर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है? सेम। नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। अब स्पर्मेटोगोनिया वाला एक सेल ले लें, कोई भी एक ले लें, तो बहुत सारे डिवाइड करते हैं। कोई एक जो है वो डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है। कोई भी एक डिवाइड करेगा, कितने सेल बनाएगा? कोई भी एक डिवाइड करेगा, कितने सेल बनाएगा? 2। तो स्पर्मेटोगोनिया के एक सेल से 2 सेल बनेंगे। अब ये जो सेल हैं इनको कहा जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां से बना? अब यहां तक भी क्रोमोसोम का नंबर 2n है। तो मुझे बताएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनिया से बने, यहां पे भी डिवीजन कौन सी हुई? माइटोसिस। अब जो जर्मिनल लेयर थी, जो जर्म सेल थे, वो उधर के उधर ही पड़े हुए हैं। जितने 2 ने 1 से 2 बने तो एक वहीं पर है, एक आगे काम करेगा, तो इनका नंबर मेंटेन रहेगा। अब बहुत सारे सेल बन गए हैं। कौन से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक ले लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैंने एक ले लिया, इधर से लाखों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मैंने एक ले लिया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगी कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस करके 4 सेल बनेंगे, उनको कहेंगे स्पर्मेटिड। और ये कैसे सेल होंगे? ऐसे सिंपल सेल होंगे, नॉर्मल एप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हो रही है। एप्लॉइड होंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा?
ऑफ होगा, मतलब 23 होगा अगर ह्यूमन की बात हो रही है तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म सेल स्पर्मेटेड जो कि आगे मैच्योर होके क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। कौन, स्पर्मेटेड। अब इसके अंदर, सेल के अंदर क्या लगना चाहिए कि ये मैच्योर स्पर्म बन जाएगा, टेल। तो टेल बनना, स्पर्मेटेड में टेल बनना, एक्रोसोम बनना, मिड पीस बनना और साइटोप्लाज्म को रिड्यूस करना, ये जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटेड की मैच्योरेशन है। तो स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाएगा एक मैच्योर स्पर्म में, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहेंगे, भागता दौड़ता हुआ स्पर्म सेल। अब ये कौन सा सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n। अब होगी इसमें कौन सी डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस कितनी होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दो होती है ना मियोसिस डिवीजन। पहली मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है, दूसरी तो माइटोसिस की तरह होती है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो गया होगा 2 सेल्स में, इन्हें हम कहेंगे क्या, कौन सा स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं तो आप कहेंगे 40 है ना, 2n नंबर है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रोमोसोम 46 है, मतलब कैसे हैं, पेयर में है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रोमोसोम 23 है मगर अनपेयर्ड है, तो पेयर में से, होमोलॉगस पेयर में से एक इधर गया तो उसका दूसरा होमोलॉगस इधर, एक उधर तो उसका होमोलॉगस इधर, एक उधर तो उसका होमोलॉगस इधर। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए आपको। अच्छा, अभी मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कि ये जो मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बना रहा हूं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बना रहा हूं। मैंने क्रोमोसोम कितने बनाए, 2, और दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यानी होमोलॉगस हैं, पेयर के फॉर्म में हैं। मुझे बताएं ये कौन से सेल में पाए जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होंगे, दोनों पेयर होंगे। अच्छा, एक और बात पूछूं, मुझे सुने, जल्दी सुने, समझे मेरी बात को। अगर कहूं ये एक डीएनए है और यहाँ पे दूसरा डीएनए है, तो एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए 2 हैं, दूसरे क्रोमोसोम में भी डीएनए 2 हैं। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि मुझे सुने, अगर छोड़े मियोसिस को छोड़ दें, माइटोसिस की बात सुने, अगर ये सेल है ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, इसके पास क्रोमोसोम है कितने, 40 बॉयज, इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं, 40 हैं। इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं, कौन सी डिवीजन कर रहा है, माइटोसिस। एक सेल से कितने सेल बनेंगे, यहाँ पर भी क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, यहाँ पर भी कितने होने चाहिए। तो अगर ये क्रोमोसोम ऐसे हो, कितने डीएनए, एक डीएनए, इसके होमोलॉगस के पास भी कितने डीएनए, एक डीएनए, इसके पास एक डीएनए, इसके पास। अब ये डिवीजन करें तो एक डीएनए क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम इधर आ गया। अगर इसके पास 2 डीएनए होते तो एक आधा क्रोमोसोम देता इसको और आधा देता इसको, और ये भी 2 डीएनए होते तो आधा देता इसको और आधा देता इसको। तो 2 क्रोमोसोम है मगर डीएनए कितना, एक होना चाहिए या डबल होना चाहिए, डबल क्यों होना चाहिए, डबल इसलिए होना चाहिए, एक सेल में 2 बन रहे हैं तो कंटेंट भी 2 का होना चाहिए ना। अगर 40 क्रोमोसोम के पास एक डीएनए होगा तो वो क्रोमोसोम एक में जाएगा, उसका डीएनए दूसरे के पास नहीं जाएगा। भाई मुझे ये बताएं, माइटोसिस से जो एक सेल डिवाइड होता है और जो 2 बनते हैं, जिससे बने हैं पेरेंट सेल और डॉटर सेल, एक जैसे नहीं होते क्या, क्यों होते हैं,
क्योंकि डीएनए सेम होता है, सेम तभी होगा जब ये एक डीएनए से दो बनाएगा, मतलब दो डीएनए ये और ये डीएनए एक दूसरे की क्या है, ये डीएनए और ये एक दूसरे की क्या है, तो कॉपी में से एक कॉपी उधर एक कॉपी इधर, ये दो कॉपीज है, एक कॉपी इधर एक कॉपी इधर, तो दरवाजा बंद कर बता, तो हिसाब बराबर होगा ना, 40 क्रोमोसोम 40 डीएनए इधर, 40 क्रोमोसोम 40 डीएनए इधर। अभी मेरी बात सुने, आखिरी जवाब दें तो मैं आगे चलूं। बॉयज ऑनलाइन वाले सभी बताएं मुझे कि ये जो डिवाइड हो रहा है सेल, इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं और डीएनए कितने हैं? इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम ये एक ही कंसीडर होगा, दो डीएनए वाला, और डीएनए डबल काउंट होंगे। 40 में से 92 डीएनए है, क्रोमोसोम सेम 46 है, ठीक है। तो यहां पे भी जो ये क्रोमोसोम है इसके पास दो डीएनए क्यों है? क्योंकि सेल डिवाइड करने जा रहा है। अगर डिवीजन नहीं करता सेल तो ये दो डीएनए होते दो डीएनए होते या एक एक डीएनए होता, एक एक होता। अगर डिवीजन का इरादा किया है सेल ने तो डिवाइड करके दो बनाएगा, तो दो का मटेरियल तो होना चाहिए ना सेल के पास। अभी सुने सुने भाई, ये जो 23 क्रोमोसोम गए हैं माइटोसिस में, हमने देखा कि 40 क्रोमोसोम 40 के 40 डबल होंगे, डीएनए डबल होगा, 40 की एक कॉपी इधर एक कॉपी इधर, तो इसके पास भी 40 क्रोमोसोम, इसके पास भी सेम डिप्लॉयड। यहाँ पे जो ये दो क्रोमोसोम है कैसे डिवाइड होंगे? मियोसिस 1 की बात कर रहा हूं मैं, कैसे डिवाइड होंगे? ये एक पूरे का पूरा एक सेल में जाएगा, ये पूरे का पूरा दो डीएनए के साथ एक क्रोमोसोम, दोनों कॉपीज एक सेल में लेके जाएगा, और इसका जो दूसरा होमोलॉगस होगा ये वाला, ये पूरे का पूरा इस सेल में चला जाएगा, एक उधर एक इधर, विद सिंगल डीएनए या डबल डीएनए? डबल डीएनए। तो अभी मियोसिस 1 हो गई, 40 में से कितने उधर गए? 23, और 23 इधर। अब 23 तो गए, तो मुझे बताएं यहाँ पे क्रोमोसोम तो आपने कहा कितने हैं? क्रोमोसोम 23 है, मगर बताएं क्या डीएनए भी 23 है? डीएनए इसके डबल है। तो मियोसिस 2 क्यों होती है? जो डबल डीएनए है उसमें से एक इधर एक उधर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब मियोसिस 2 होगी, इस सेल से कितने सेल बनेंगे और इस सेल से कितने सेल बनेंगे? दो। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, 1 से 2, 2 से 4। तो अब ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा भी ऐसा, तीसरा भी ऐसा, 20वां 21वां 22वां 23वां, सारे के सारे कैसे क्रोमोसोम है? विद डबल डीएनए। यहाँ पे भी 23 विद डबल डीएनए। तो होगा क्या? एक क्रोमोसोम की एक टांग जाएगी इधर और एक टांग जाएगी इधर, आई मीन एक कॉपी जाएगी डीएनए की उधर और एक इधर। 23 है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने? 23, मगर डीएनए भी कितने? 23। यहाँ पे क्रोमोसोम तो 23 थे मगर डीएनए डबल थे, 46 थे। अब मुझे बताएं मियोसिस 2 में माइटोसिस की तरह होता है ना, एक कॉपी उधर एक कॉपी उधर। अब मैं सवाल पूछूं मोटी मोटी लेवल पर, अगर बता पाए आप तो मुझे बताएं। सिस्टर क्रोमेटिड कहां पे सेपरेट होती है? मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे इन दोनों को, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे इन दोनों को, एक उधर एक इधर। मुझे बताएं होमोलॉगस क्रोमोसोम कहां पे सेपरेट होते हैं? एक उधर एक इधर, मियोसिस 1 में। ये बात क्लियर है? यहां तक मुझे समझाना था, क्योंकि सेल साइकिल चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये चीजें पता होनी चाहिए, ये जेनेटिक्स में काम आएंगी, ये सेग्रीगेशन में काम आएंगी, इसीलिए मैंने रिप्रोडक्शन में ये चीजें बताई हैं। तो अभी मुझे बताएं ये कौन सा सेल था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 के बाद कौन सा बना?
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सवाल आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में कैरेक्टर बताएं। मियोसिस 1 से गुजर चुका है, हाँ भाई। मियोसिस 2 के लिए तो रेडी है, हाँ भाई। डीएनए डबल है, हाँ भाई। क्रोमोसोम 23 है, हाँ भाई, सही है ना। ओके, अब ये क्या है, ये स्पर्मेटेड है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से इमेच्योर स्पर्मेटेड विद 23 क्रोमोसोम और 23 डीएनए, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद सिंगल डीएनए। डीएनए की कॉपी नहीं है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी दोनों साथ थी। तो ये इमेच्योर स्पर्म अब क्या होगा, इसके न्यूक्लियस को कहा जाएगा, तुम सेंटर पे रहो चुप करके। साइटोप्लाज्म को कहा जाएगा, तुम ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े होके रिड्यूस होके ऐसे पार्ट बना लो भाई। ये बन गया स्पर्मेटिड से स्पर्म, और ये स्पर्म जो है ये मेच्योर है, इसको स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। स्पर्मेटिड मेच्योर हो गया। कहाँ हुआ ये किस्सा, ये कौन सी लेयर है, स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट किया है इसने। स्पर्मेटोगोनियम कहां से बनेगी, जर्म सेल की लेयर से, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी माइटोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी में मियोसिस 1, सेकेंडरी जो है वो मतलब स्पर्मेटेड में मियोसिस 2, और जो लेट स्पर्मेटेड मतलब मेच्योर हो रहे हैं, ये मेच्योर हो गए, ये इमेच्योर फॉर्म, लेट वगैरह वगैरह छोड़ दें, अर्ली इमेच्योर, लेट इमेच्योर और इमेच्योर और मेच्योर छोड़ दें इनको। ये चुराई हुई पिक्चर है, ये चीजें इसने ऐड कर दी है। समझ गए हैं कि मेच्योरेशन का मतलब है कि स्पर्मेटेड को टेल वगैरह लगाना, घूमने की कैपेसिटी लाना, सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन रेगुलेशन पढ़ना बाकी है, पढ़ें भाई, क्यों पढ़ें इसको हाँ क्यों पढ़ें, पढ़ा नहीं है कि जो ह्यूमन का, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हाइपोथैलेमस के हार्मोन कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम होता है जीएनआरएच। पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, और इनहिबिन एंड गोनेडोट्रोपिन, ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, जीएनआरएच, इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस का। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बात वही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल मेंटेन एंड रेगुलेट इट्स फंक्शन थ्रू द सर्टेन हार्मोन। हाँ भाई, हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टेस्टोस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच, इनहिबिन है। अच्छा, ओवरऑल हार्मोन की बात की कुल मिला के, ठीक है। मैंने कहा कोई और बात कह रहा है। लेट्स एक्सप्लोर कैसे ये काम करते हैं, पता है हमें, है ना। टेस्टोस्टेरोन इज अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। कौन से सेल पता है, इट प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब मुझे सुने, अब अगर पूछे आपसे कहा गया कि मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करना, ठीक है, उनको मेंटेन करना, टेस्टिस को डेवलप करना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी मेंटेन करता है ना, पढ़ा था हमने, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड को, सेमिनल वेसिकल को, रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये फेशियल हेयर जो है, दाढ़ी वगैरह, ये बॉडी के हेयर ग्रोथ, मसल्स वाइज का मोटा होना, मसल स्ट्रांग होना, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं। और स्पर्म प्रोडक्शन में भी इसका रोल है ना, स्टिमुलेट करता है। कहां से बन के आता है सारा पता है इसका। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सेक्स ऑर्गन को डेवलप नहीं करेगा, उनमें से स्पर्म को डेवलप करवाएगा ये, ठीक है। स्पर्म को डेवलपमेंट करवाने में प्राइमरी रोल इसका है। एफएसएच प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस पर आएगा, एक्ट करेगा, प्रमोट करेगा डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है। ऑर्गन को बनाना टेस्टोस्टेरोन का काम है, सेकेंडरी सेक्स देना, और ग्लैंड बनाना ये वो प्रोस्टेट, सेमिनल वगैरह, और स्पर्म बनवाना इसका काम है, असली काम इसका है, असली काम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन
नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। हार्मोन और क्या, इनेबिन का पता है कि ये सर्टोली सेल से बनता है और नेगेटिव फीडबैक करता है, यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये एलएच का किस्सा लिखा हुआ है, प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट ऑन द टेस्टिस इन मेल, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द लेडिंग सेल, कोई नहीं बात नहीं, ट्रिगर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड स्ट्रीम। फिर क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन, पता है हमें। गोनेडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, असली कंट्रोल इसका है, इसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन और इनेबिन का नेगेटिव फीडबैक है, ये यहाँ पे बताएगा, ठीक है। हाँ सही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज होगी तो जीएनआरएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो एफएसएच और एलएच भी डिक्रीज होंगे, मतलब नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हम थोड़ी एक और चीज देख लें, फीमेल के अंदर एग की डेवलपमेंट कैसे होती है, ताकि मेल और फीमेल के गेमेट बनने का डिफरेंस पता चल जाए, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर नजर आ रही है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वालों को ये चीज क्लियर नजर आ रही है? अल्फाज पढ़ने में आ रहे हैं ये? नहीं, किताब खोल के बैठे। चलो किताब खोल के बैठे, वकार भाई ने अच्छी बात समझा दी। किताब खोल के बैठेंगे ना, फिर पता चल जाएगा सर कहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा बड़ा करके लिखता जाऊंगा इनको। चलो जी ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा और बड़ा, इतना बस, इससे और नहीं कर सकते। तो भाई सुने, बात को सुने, गौर से सुने, गौर से सुने। मैंने कल पढ़ाया था कि मेल के अंदर पूरी थ्रू आउट लाइफ स्पर्म बनती है। मेल के अंदर जो स्पर्म बनती है वो कंटिन्यूअस होती है, और फीमेल के अंदर जो एग बनते हैं फीमेल के अंदर, वो मेच्योरिटी से लेकर, मेच्योरिटी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज एज, प्यूबर्टी को मेनार्क एज भी कहते हैं, मेनोपॉज एज तक। मेनोपॉज एज क्या होती है, 50 से 55 ईयर। प्यूबर्टी 12-13 साल से स्टार्ट होती है। एग इस टाइम पे बनते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए फीमेल के अंदर एग मेच्योर, बॉयज ऑनलाइन एग मेच्योर होता है इस एज में, पहले बना हुआ होता है, ऐसे कहना चाहिए और सही रहेगा। तो फीमेल के अंदर जो फर्टिलिटी की एज है वो लिमिटेड है, मेल के अंदर फर्टिलिटी जो है स्पर्म बनाना वो थ्रू आउट लाइफ है। अच्छा सुने, गौर से सुने, ये oogenesis का मतलब क्या है, मतलब गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल एग का बनना। अब ये एग कैसे बनेगा, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका, ओवरी का, कि ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। अब ओवरी को समझें, ये है ओवरी, ये ओवरी अंडे जैसी शक्ल है इसकी, ओवल शेप, 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो ओवरी है इसके अंदर एक एग पड़ा हुआ है जो कि इमेच्योर है। ओवरी के अंदर एक एग नहीं है, एक एग नहीं है, जितने भी एग हैं वो कौन से एग हैं, कैसे एग हैं, इमेच्योर एग हैं, ये बहुत सारे एग हैं। अच्छा, अगर मैं इस एक जो ये मैंने पाउच बनाई है, ये एक, इसको मैं कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक्चुअली फॉलिकल है, इसको बड़ा करके बनाऊं। चलो मैंने बड़ा करके बना लिया एक फॉलिकल को, इसके अंदर एक एग है। तो ओवरी कब बनी, जब फीमेल बेबी मां के पेट के अंदर डेवलपमेंट होना इसका स्टार्ट हुआ। दैट एज इज सेड टू बी एज फेटल एज, फेटस एज। जैसे एम्ब्रियो से, गेस्ट्रुला से ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन बनते हैं। पहली स्टेज कौन सी होती है, जाइगोट से क्लीवेज, मोर्यूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला तक एम्ब्रियो कहा जाता है। कोई ऑर्गन नहीं होते, हार्ट, लिवर, लंग्स नहीं होते, यहाँ तक क्या कहा जाता है, इमेच्योर बेबी। पता नहीं कहां से क्या बनेगा, इमेच्योर बेबी, एम्ब्रियो। अब गेस्ट्रुला के बाद ऑर्गन बनते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। वाले टाइम पे बेबी को हम कहते हैं फेटल एज। उस दौरान
हार्ट लिवर लंग्स ये वो सारे बने, ओवरी भी बनी हुई है, ओवरी भी इन आर्गन के साथ बनी है। तो ओवरी बनी है। अब ओवरी किस चीज की बनी हुई है? आप कहेंगे सर ओवरी बनी हुई है फॉलिकल्स की, है ना। अब फॉलिकल किस चीज की बनी हुई है? फॉलिकल दो तरह के सेल्स की बनी हुई है। एक वो सेल जो फॉलिकल का कवर बनाते हैं, फॉलिक्यूलर सेल कहलाएंगे ये, और एक ये सेल कौन से कहलाएंगे? फॉलिक्यूलर सेल। और ये सेल क्या कहलाएगा? मेन सेल इमेच्योर एग, या इसको कहते हैं oocyte। क्या कहते हैं? oocyte। कौन सा एग होता है? मैच्योर इमेच्योर? इमेच्योर एग होता है। तो मुझे बताएं इमेच्योर एग कब बना? जब फॉलिकल बने। फॉलिकल कब बनी? जब ओवरी बनी। ओवरी कब बनी? फेटस एज में बनी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब इस फेटस एज में ये फॉलिकल्स बनी, फॉलिकल को इकट्ठा किया गया और उनके ऊपर एक लेयर बना दी गई और सारे स्ट्रक्चर को कहा गया ओवरी। ओवरी बन गई मतलब फॉलिकल बन गई मतलब इमेच्योर एग बन गए, और इमेच्योर एग ने मियोसिस भी स्टार्ट कर दी, मतलब एग को मैच्योर करना स्टार्ट कर दिया, खत्म नहीं किया, स्टार्ट कर दिया। तो इसने कौन सी मियोसिस स्टार्ट की होगी? 1 या 2? पहले 1 होती है। तो इस इमेच्योर एग ने मियोसिस 1 स्टार्ट की, और मियोसिस 1 में प्रोफेज पता है आपको, 1 प्रोमेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होते हैं। प्रोफेज 1 करके ये वहां पे अरेस्ट हो गया, मतलब प्रोफेज 1 में जो डिवीजन है वो स्टॉप हो गई। मेरे कहने का मकसद ये था, ये बताना था कि ओवरी कितनी है टोटल? 2 पेट के अंदर है, यूटिरस के साथ, और पेट की जो लाइनिंग है पेरिटोनियल कैविटी उसके साथ लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड है, लटकी हुई है ओवरी, इधर से भी उधर से भी। ओवरी हर माह में एक ओवरी दोनों में से एक अंडा रिलीज करती है, या राइट वाली ओवरी एक रिलीज करेगी एक, या एक माह राइट वाली तो दूसरे माह लेफ्ट वाली। अब ये कब अंडा रिलीज करेगी? जब ये बच्ची माँ के पेट से पैदा होगी, बर्थ हुई तब भी नहीं, बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन के बाद 1 माह में एक एग रिलीज होगा पर मंथ। अब मुझे बताएं क्या फॉलिकल का तादाद फिक्स है या नहीं? फिक्स है, क्योंकि जो फीटस एज में बनी तो बनी 4 लाख मेरे ख्याल में फॉलिकल बनती है, ठीक है, 2 लाख बनती हैं, ठीक है, 2 लाख लिख लेते हैं हम। अब इससे और नहीं बनेगी। और पता है मैं पढ़ाऊंगा बल्कि पढ़ाया है, आपने पढ़ा है कि ओवरी के फॉलिकल को हार्मोन होता है एक जो स्टिमुलेट करता है, कौन सा? एफएसएच इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। पता है कितनी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है? फ्यू को। कितनी को? फ्यू मतलब 5, 7, 8, 9, 10, चलो 10 मान लेते हैं। 9, 10 को स्टिमुलेट करेगा कि अंडे बनाओ, तो 9, 10 अंडे बनने चाहिए ना। तो जब ये स्टिमुलेट करता है तो ये फॉलिकल क्या होती है? बड़ी होती जाती है। पहली जो फॉलिकल होती है उसे प्रीमोर्डियल कहते हैं। इसको स्टिमुलेट करने के बाद कौन स्टिमुलेट करता है? एफएसएच। तो वो बड़ी होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और बड़ी होती है तो क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। और बड़ी होती है तो ग्राफेन या मैच्योर फॉलिकल। अब एफएसएच ने फॉलिकल को क्या करवाया? कितनी फॉलिकल्स को? फ्यू, 5, 10 को। अब 10 में से चुना जाएगा। अब ये फॉलिकल बड़ी हुई ना, इससे एग भी डेवलप हुआ, मतलब एग ने क्या स्टार्ट किया? जो काम रुका हुआ था, कौन सा? मियोसिस। कहाँ पे रुकी हुई थी? प्रोफेज 1 से हर माह, मुझे ये बात बतानी है, प्रोफेज 1 से हर माह 5 से 10 फॉलिकल के oocyte प्रोफेज 1 से निकलेंगे, उठेंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मतलब डिवीजन पूरी करेंगे। या सारे फॉलिकल के सारे? क्यों नहीं? क्योंकि एफएसएच स्टिमुलेट 5, 10 को करता है। बाकी फॉलिकल क्या रहेंगी? रिमेन अरेस्ट इन द प्रोफेज 1।
तो ये प्रोफेज 1 से निकली हैं अंडा बनाने के लिए तैयार। इन्होंने इनको स्टिमुलेट ही नहीं किया गया। ये में भी अगले माह में भी कोई भी 10, 2 लाख में से, फिर अगले माह में भी कोई भी 10, अगले माह कोई भी 10, अगले माह कोई भी 10। ये बात क्लियर है। अब 10 ने एग को मैच्योर कर दिया। मैच्योर करने के बाद देखा जाएगा कौन सी फॉलिकल इन 10 में से अच्छे वाली है, जिसका एग फुल मैच्योर होगा, उसको छोड़ के बाकी सबको मारा जाता है, तोड़ा जाता है। इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया 10 को स्टिमुलेट किया, या 9 को या 7 को या 8 को, और उनमें से देखा गया कौन सी के अंदर एग जो है सही मैच्योर है, उसको छोड़ के बाकी को तोड़ा गया। तो तोड़ना इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया करने के बाद कितनी फॉलिकल बची है मैच्योर विद मैच्योर एग? एक। तो एक अंडा रिलीज होगा किस ओवरी से? एक ओवरी से। अब ये बात मुझे समझानी है। अभी आए भाई, यहाँ पे आए। ये कौन सी एज है? फ्यूटल एज। ये एज है कौन सी? फेटल एज। अब फेटल एज में oogenesis स्टार्ट होती है, मतलब अंडा बनना स्टार्ट। तो अंडा कैसे बनेगा? पहले तो फॉलिकल डेवलपमेंट होगी ना, फॉलिकल डेवलप होगी। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल के अंदर अंडा है और फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, मतलब ये जर्म सेल है जहां से अंडा बन रहा है। ये क्या है ना? जो सेल अंडे में कन्वर्ट हो रहा है वो पहले क्या था? जर्म सेल था। अब ये अंडा बनाएगा। तो इसने मियोसिस स्टार्ट कर दिया है, अंडा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? अब एक कह रहे हैं, मगर कौन सा है? मैच्योर इमेच्योर? इमेच्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फंसा हुआ है प्रोफेज 1 में। तो फॉलिकल भी बन गई, फॉलिकल के अंदर एक बनना स्टार्ट हो गया और फंस गया प्रोफेज 1 में। तो इमेच्योर है गए oocyte है। तो भाई पहले oogenesis होती है, माइटोसिस होना जरूरी है, क्योंकि जर्म सेल से बहुत सारे प्राइमरी oocyte बने, है ना? प्राइमरी oocyte बहुत सारे बने, या एग बनाने के लिए बहुत सारे सेल बने। तो जब वो सेल प्राइमरी oocyte बनेंगे उनमें मियोसिस होगी ना, है ना? तो प्राइमरी oocyte ये जर्म सेल से बना हुआ है। अब इसमें जो है होगी मियोसिस। मियोसिस कहाँ पे रुकेगी? सेम ही बात है मेल वाली के साथ, वही है, टाइम का फर्क है। मेल में जो जर्म सेल हैं वो बन के पड़े रहते हैं, प्यूबर्टी आती है, फिर स्टार्ट ही फिर करते हैं, एक ही झटके में स्पर्म बनाते हैं। और ये ड्यूरिंग फेटल एज जर्म सेल बनते हैं, और जर्म सेल से मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होकर रुक जाता है। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस स्टार्ट की है और रुका हुआ है कहाँ पे? ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में रुका हुआ है, प्रोफेज 1 में। अब मुझे बताएं, जब बच्ची की बर्थ होगी तो उसके अंदर ओवरी होगी कि नहीं होगी? फॉलिकल्स भी होंगी, इमेच्योर एग भी होंगे। कौन सी स्टेज में होंगे? सारे के सारे। तो बर्थ हो गई, यहाँ पे बर्थ हो गई, ये बर्थ हुई, ये बर्थ का कॉलम है। चाइल्ड बर्थ हो गई, बड़ा भी हो गया चाइल्ड, डेवलपमेंट हो गई, और आ गई स्टेज कौन सी? मैच्योरिटी। तो ये बर्थ भी और डेवलपमेंट भी, इधर से मैच्योरिटी स्टार्ट। जैसे प्यूबर्टी आ गई, जो प्राइमरी oocyte फंसे हुए थे कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1 में। सारे के सारे फॉलिकल के स्टार्ट होंगे ग्रो करना, या स्टिमुलेटेड 5-10 वो भी पर मंथ बाय FSH। तो भाई अब FSH ने स्टिमुलेट किया प्राइमरी oocyte को, कहाँ पे? फॉलिकल के अंदर, 5-10 फॉलिकल के अंदर। तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो स्टिल इन प्रोफेज 1 में था। बच्ची जब मैच्योर हुई उससे अब इसने डिवाइड करना, ग्रोथ करना कंटिन्यू किया। प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 कर गया। मियोसिस 1 कंप्लीट, तो एक सेल से कितने सेल बने हैं? 2। ये कौन सी डिवीजन हो गई? ये मियोसिस 1 हो गई, 1 से 2 सेल बन गए। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte है ये। हाँ, स्पर्म के अंदर एक सेल से 2 से 4 बनते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सेल से 2 बनेंगे, मगर एक बहुत बड़ा होगा, एक बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि एग जो है वो दुनिया का, ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा सेल है एग।
और क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि एग का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें स्टोर करनी है, जैसे कि ग्रे क्रेसेंट एक केमिकल है, सबको पता है, आपको डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। तो एग जो है वो बहुत बड़ा बनाना है, कैपेबल बनाना है, सारी बॉडी के सेल से एग को चेंज बनाना है, अलग बनाना है, बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है? क्योंकि ये एग वो केमिकल कंटेन करता है जो कि जीन को चुन के बताएंगे तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हें अर्ट बनानी है, तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें ये बनाना है। एग जब स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, स्पर्म से क्या लेगा? ओनली न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म किसका होगा? ऑर्गेनेल वगैरह, ये वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसका होगा? एग का, मतलब मदर का। तो ये एग का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के जीन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जैसे जाइगोट से कौन सी स्टेज आएगी? मोरुला से ब्लास्टुला से गेस्टुला में हजारों सेल्स हैं। अब कुछ सेल हैं बाहर जिनको कहते हैं एक्टोडर्म, कुछ सेल हैं बिल्कुल अंदर जिनको कहते हैं, कुछ सेल हैं बीच में जिसको कहते हैं। अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म के अंदर अगर मैं सबसे पूछूं, सबको पता है इसीलिए मैं इसे पूछ रहा हूं, डिटेल में नहीं समझा रहा। अगर मैं पूछूं इन सब के अंदर जीन सेम है या नहीं है? जीन सेम है, क्योंकि जाइगोट के आगे डिवीजन कौन सी होगी? माइटोसिस। कहीं से भी सेल उठा लें, लिवर से, किडनी से, हार्ट से, लंग से, कहीं से भी उठा लें, क्रोमोसोम कितने? 40, जीन कितने? 30 से 35 हजार सेम। अगर मैं पूछूं गेस्टुला स्टेज में सेल्स के पास क्या क्या अलग है, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्मिक केमिकल, ग्रे क्रेसेंट है ना, ग्रे क्रेसेंट अलग अलग है। तो ग्रे क्रेसेंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमंग दी एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल मतलब मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो वो कोई सेल हार्ट बनाते हैं, कोई लिवर, कोई लंग्स, कोई ये, कोई वो, कोई वो, कोई वो। ड्यू टू द डिफरेंस इन कंट्रीब्यूटेड ग्रे क्रेसेंट। तो जो ग्रे क्रेसेंट गया है उन सेल को, उन जीन को एक्टिवेट करेगा, तो वो जीन एक्टिवेट होंगे तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगी उन सेल से। हम कहते हैं इधर वाले सेल कान बनाते हैं। कान क्यों बनाते हैं? क्योंकि कान बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑन किया गया है इधर। कान इधर से ही बनेंगे एक्टोडर्म से। क्यों भाई? क्योंकि इधर वाले जीन को जो स्टिमुलेट किया है वो ग्रे क्रेसेंट है। इधर ग्रे, अगर कान बनाने वाली जगह से जो सेल है उनको उठाया जाए तो कान नहीं बनेगा, है ना। दिमाग बनने वाली जगह से उन सेल को उठाया जाए तो दिमाग नहीं बनेगा। तो ये तो बड़ी डिटेल की चीज है, आगे देखेंगे। मतलब मेरा ये था कि एक सेल बड़ा, एक सेल छोटा। क्यों? क्योंकि एक को सारे सेल से, मतलब इसका खाना ये वो भी, साइटोप्लाज्म भी किसको दिया गया है? इसको। अब ये हो गई एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल। छोटा सेल इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी, सबको पता है, और बड़ा सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस 1 कंप्लीट है। अब मियोसिस 2 स्टार्ट। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद ये बेटा फेज में फंस जाती है अगेन। लिखा हुआ है कहां पे? यहां पे, एक मिनट, हाँ इधर है। थोड़ा मैं बड़ा कर लूं अभी। अब ये क्या था? सेकेंडरी oocyte, और ये छोटी पोलर बॉडी है। दोनों सेल प्राइमरी oocyte से बने हुए। एक कौन सा बनेगा? ये वाला या ये वाला? 2 वाला। इसे एक बनाया जाएगा। मगर यहाँ पे मसला क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर तो 23 है, मगर डीएनए डबल है। तो डीएनए को सिंगल करने के लिए कौन सी डिवीजन करनी पड़ेगी? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 करेंगे। इस सेल से भी कितने सेल बनेंगे? 2, और इससे भी। मगर मजे की बात यह है, इसने मियोसिस 2 स्टार्ट की, इसने भी मियोसिस 2 स्टार्ट की, और ये जो है मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये जो है मियोसिस 2 स्टार्ट करके मेटाफेज 2 में फंस गया। मेटाफेज अरेस्ट। अब मेटाफेज 2 की स्टेज में जो एग है, इसको कहते हैं ये मैच्योर एग है। फॉल्ट तो है ना इसमें? फॉल्ट कौन सा है? डबल डीएनए। क्या होना चाहिए?
मियासिस 2 कंप्लीट होने चाहिए कि एक डीएनए की कॉपी उधर जाए, एक इधर जाए, एक इधर जाए। मगर ये कब होता है? ये तब होता है मियासिस 2 के मेटाफेज 2 में ओव्यूलेशन होती है। मतलब अंडा कहां से निकल आया? फॉलिकल से निकल आया। फॉलिकल से निकल आया मतलब ओवरी से भी निकल आया, क्योंकि फॉलिकल ओवरी से निकाल देती है बाहर। कहां पे आ गया अंडा? ओवरी से निकल के कहां पे आता है? फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। ओविडक्ट, तो ओविडक्ट में आ गया अंडा। कौन सी स्टेज में? ओव्यूलेशन कब हुई है? एक मैच्योर है। मैच्योर स्टेज कौन सी में अरेस्टेड है? मियासिस के मेटाफेज 2 में सेल क्या है? अरेस्ट है। चलो ये अंडा है और ये अंडे के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 23 है, मगर डीएनए कितना है? अब स्पर्म आ जाएगा। अब स्पर्म आ जाएगा। स्पर्म जैसे अटैच होगा अंडे में, फैलोपियन ट्यूब में अटैच होने के बाद ये स्टार्ट करेगा क्या? सवाल पूछो। मैंने कहा कि स्पर्म आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, अंडे के साथ जैसे अटैच होगा एंट्री के लिए, तो अंडे के अंदर जो रुका हुआ प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे रुका हुआ था? मेटाफेज 2, मियासिस 2 चल रही थी, आधे में रुकी हुई थी। तो स्पर्म के अटैच होने से जब तक स्पर्म को एग पहचाने, रिसेप्शन दे और इसके एक्रोसोमल एंजाइम मेम्ब्रेन को तोड़े, न्यूक्लियस आए, तब तक ये डिवाइड हो चुका होता है। ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इसमें और इसमें। ये एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट हो गया? एक बड़े सेल में इज कॉल्ड एज ये एग, और छोटा सेल इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी। ठीक, यहाँ पे भी इसने एक सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी बनाई, यहाँ पे भी एक एग और एक। अब ये जो एग है, मुझे बताएं कब इसने मियासिस 2 कंप्लीट की? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मियासिस 2 कंप्लीट कर ली। अब मुझे बताएं न्यूक्लियस इसके साथ स्पर्म का बाइंड होगा या इसके न्यूक्लियस के साथ? 1 या 2? सिंपल बात है 2। तो ये न्यूक्लियस कितने हो गए? 2। तो ये अंडा, एग और स्पर्म का न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या बन गया? फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जायगोट बन गया। ये स्पर्म ये फर्टिलाइज कर गया, ओवम, ओवम कन्वर्टेड इनटू जायगोट। अब जायगोट में साइटोप्लाज्म एग का है, न्यूक्लियस एग का भी है और एक न्यूक्लियस स्पर्म का भी है। क्रोमोसोम मां के भी हैं 23 और बाप के भी 23 हैं। अब इस जायगोट से बच्चा पैदा होगा। तो जायगोट कहां पे बना है? फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। मैच्योर एग किसको कहते हैं? मैच्योर एग किसको कहा हमने? जो सेल सेकेंडरी oocyte था, मियासिस 2 में था, मेटाफेज 2 में अरेस्ट था। अच्छा, इसने तो मियासिस 2 कंप्लीट की, या क्या ये नहीं करेगा? ये भी करेगा। ये 2 छोटे छोटे बच्चे पैदा करेगा, जिन दोनों को क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी कितनी हो गई टोटल? 2, 3 हो गई ना। एक ये थी, ये तो खत्म हो गई, इससे 2 बनी, तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये 1, 2 और ये 3 पोलर बॉडीज हो गई। तो ऑल पोलर बॉडी को खत्म किया जाएगा। इनका भी जो फूड वगैरह ये वो निकलेगा, अंडे को दिया जाएगा। ठीक है। पोलर बॉडीज क्यों छोटी बनाई गई है? क्यों साइटोप्लाज्म में बेईमानी की गई है? ज्यादातर साइटोप्लाज्म एक को दिया गया है क्योंकि उसको ऐसा बनाना है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंटल कैपेबिलिटी, जो कि एक के पास रखनी है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी का पता नहीं चला। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये सेकंड बनी, फर्स्ट से 2 और बने, तो ये तो काउंट नहीं होगी, इसके 2 बच्चे काउंट होंगे। चलो जी, आज के लिए बहुत है। कल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो मियासिस 2 कंप्लीट होगी नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी तो जो एग है वो मियासिस 2 को कंप्लीट करेगा। कहां से? आगे
ये बात क्लियर हो गई कि फेटस एज में ओवरी बनती है, फोलिकल बनते हैं और एग भी बनते हैं, मगर इमेच्योर होते हैं, प्रोफेज 1 में अरेस्ट होते हैं। इस टाइम बच्ची की बर्थ होती है, बर्थ के बाद कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हाणे हाणे नजर पे कैमरा में आगे बुधायो तो बटन भाई खुलियल है दादागिरी है जी। स्पम में अनइक्वल डिवीजन, स्पम गुड़ खाना है ना, स्पम ज्यादा बनाने हैं ना भाई। अगर अनइक्वल डिवीजन हो, एक स्पम बड़ा है, एक छोटा है, एक कैपेबल है, न्यूट्रिएंट बाहर से मिल रहे हैं ना, सेमिनल वेसिकल सपोर्ट कर रही है, प्रोस्टेट कर रहा है, कॉपरस कर रहा है, और अपने वो कर रहे हैं नर्स सेल सर्टोली। अगर एक में अनइक्वल डिवीजन ना हो तो एक कैपेबल होगा, नहीं होगा। वो ये नहीं होता, वो ये नहीं होता कि एक एक और दूसरा भी एक, दो पोलर बॉडी। वो फोलिकुलर एट्रेसिया में गलती हो जाती है, दो फोलिकल को छोड़ा जाता है। या एक और मसला होता है, ओवरी एक और दूसरी, हार्मोन इधर भी गए उधर भी गए, दोनों ओवरीज पर दोनों ने एक एक अंडा प्रोड्यूस किया। ये किस्सा हो सकता है। इसके लिए इक्वल डिवीजन 4 फॉलिकल होती है ना, फर्टिलाइज 4 होती है, 4 का